क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज का कार्यक्रम कुछ अपरिहार्य कारणों से नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम है, जिसके कारण सर हमारे बीच डॉक्टर प्रोफेसर यूएस निगम सर जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो बीच में हमसे जुड़ेंगे तो फिर हम इस कार्यक्रम को उनकी तरफ ले जाएंगे। आज आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश यूनिट एवं आरोग्य मित्र समिति के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाली वेब कॉन्फ्रेंस की सीरीज में आज जिस विषय का चुनाव किया गया है वह विषय है पंचकर्मा। आज इस पंचकर्मा विषय के 3 मूर्धन्य विद्वान हमारे साथ इस वेब कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम प्रोफेसर यूएस निगम सर, फॉर्मर प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन एवं सीनियर कंसल्टेंट चरक क्लिनिक मुंबई। इसी क्रम में हमारे साथ जो दूसरे विद्वान पंचकर्मा के जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अरुण गुप्ता सर, एचओडी पंचकर्मा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान न्यू दिल्ली, एवं डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव जी, असिस्टेंट प्रोफेसर पंचकर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, आईएमएस वाराणसी। आप तीनों का मैं डॉक्टर लोकेश, आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश यूनिट के महासचिव एवं इस वेब कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के नाते इस मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। इस वेब कॉन्फ्रेंस से पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों के भिन्न भिन्न महाविद्यालयों से जुड़े हुए पंचकर्मा विषय के प्राध्यापक बंधु एवं पीजी स्कॉलर्स, आप सभी का भी मैं इस वेब कॉन्फ्रेंस के मंच से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। चूंकि कार्यक्रम में ऑलरेडी काफी विलंब हो चुका है, अतः मैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी से निवेदन करूंगा कि भगवान धन्वंतरी की वंदना के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत किया जाए। डॉक्टर पीयूष जुनेजा को इस सम्मानीय मंच पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस कड़ी का 13वां सेशन हम लोग जो विगत 28 जून से लगातार प्रति सप्ताह हम लोग के द्वारा सभी लोगों के सहयोग के द्वारा भारत के सभी मूर्धन्य विद्वानों से समन्वय स्थापित करते हुए उनके अनुभवों और उनके कार्यों को हम लोगों के बीच में, हम लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वो पधारे। उन सभी को नमन करते हुए आज हमारे बीच में परम आदरणीय प्रोफेसर यूएस निगम साहब, जो आज के समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में, खासकर पंचकर्म के क्षेत्र में एक पितामह की भूमिका रखते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्रोफेसर यूएस निगम साहब, और हमारे बड़े घनिष्ठ हमारे मित्र प्रोफेसर अरुण गुप्ता साहब, जो बहुत ही तज्ञ विद्वान हैं और खासकर पंचकर्म के विषय को बहुत ही तज्ञता और प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्ट्स पे उन्होंने विगत में 2 दशक से देख रहा हूँ, उनकी कार्यशैली को मैं देखता हूँ, बहुत नजदीक से मैंने उनको महसूस किया है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी। और इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी, जो बहुत ही यूरोपियन में भी उन्होंने अपना सेवा दी है, प्रदान की है पंचकर्म के विस्तार के दृष्टिकोण से। अब 3 वर्ष तक वो विदेश में भी रहे हैं, मलेशिया में रहे हैं, और इस वर्तमान में बीएचयू में वो कार्यरत है। पंचकर्मा विषय अपने आप में एक बहुत ही यूनिक थेरेपी पैरापेंटर्स है। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि और भी चिकित्सा पद्धतियों में समानार्थ चिकित्सा करने का भाव समावेशित किया गया है, लेकिन अपने आयुर्वेद के अंदर जो शोधन की प्रक्रिया है और शोधन का जो केंद्र है वो पंचकर्म को मैं मानता हूं, जो क्लासिकल पंचकर्म है। और आज के समय में चिकित्सकीय दृष्टिकोण से शोधनार्थ चिकित्सा करने का विधान बहुत अभी उतना पॉपुलर तो नहीं हुआ है, लेकिन जिसको जितना उसको स्थान मिलना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। और खास करके इस आपदा में जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, शरीर के अंदर जितने प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, एक्युमुलेशंस होते हैं, उसमें शरीर से बाहर निकालने की कोई परिकल्पना एक सामान्य जनमानस के में अंदर नहीं है। वो तभी किसी डॉक्टर के संपर्क में या वैद्य के संपर्क में जाता है जब वो अपने आप को बीमार या असहाय महसूस करता है। अगर उसके मन मानस में अपने को स्वास्थ्य संरक्षण की भावना से ओतप्रोत करके सोचे और अपना एक वार्षिक कैलेंडर में
अपनी कायाकल्प को ध्यान में रख के इस तरह की शोधन पद्धतियों को अपने जीवन में, जो पंच कर्म, पांच कर्म बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण, ये अपने आप में अगर देखें तो ये शरीर के वो जितने भी तत्व, हानिकारक तत्व जो एक समय अनुकाल परिस्थितियों के अनुसार शरीर में एक्युमुलेटेड होते जाते हैं, जो एक नैसर्गिक और नेचुरल प्रक्रिया होती ही है, और उनका शरीर से निहरण करने का भी एक व्यवस्थित तरीका होना चाहिए, वो हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत पंचकर्म के अंदर दिया गया हुआ। लेकिन इसको आज भी चिकित्सा में हम शोधन चिकित्सा और व्याधिग्रस्त होने वाले व्यक्तियों से ही जोड़ के देखते हैं। मेरा यहाँ पे एक विजनरी सोच है, हम सोचते हैं कि आप जैसे तज्ञ विद्वान अगर इस दिशा में सोच रहे हैं तो हमारे जो भारत सरकार है, जो वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट है, वो भी काफी हद तक इसी सिद्धांत पे काम करने की योजना के साथ आगे बढ़ रहा है कि मानस के अंदर ये भाव आए कि शरीर के अंदर जो अनियंत्रित हमारे विकार हैं, जिनको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे, वो शरीर में नहीं रहने चाहिए, तो उनको निकालने की प्रक्रिया, वो शोधन की प्रक्रिया हमारे पंचकर्म के विधानों के द्वारा होती है। तो ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने वाणी को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ कि इन विषयों को रखने वाले, तज्ञता के साथ रखने वाले हमारे बीच में 3 मूर्धन्य विद्वान जो हमारे बीच में है, वो अपने अनुभवों से निश्चित रूप से हम लोगों को ज्ञानवर्धन करेंगे, और हम लोगों से इन विषयों से जुड़ी हुई जो भी जिज्ञासाएं हैं वो निश्चित रूप से हम इसका समाधान करेंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर रवि जी, अभी हमारे बीच प्रोफेसर उमाशंकर निगम सर, फॉर्मर प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन एवं सीनियर कंसल्टेंट चरक क्लिनिक मुंबई जुड़ चुके हैं। मैं सर का आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश यूनिट की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। चूंकि समय काफी हो चुका है, अतः मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कर्म विषय के इस वेब कॉन्फ्रेंस में जिसने काफी मेहनत की है, ऐसे सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटिंग टीम के रूप में हमारे बीच डॉक्टर जिनेश जैन जी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं एचओडी पंचकर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में डॉक्टर विजयता कानूनगो, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा सुखदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इंदौर, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब इस कार्यक्रम को यहाँ से आगे ले जाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे है, ऐसे हमारे मॉडरेटर जो हमारे मित्र भी हैं, बैचमेट भी है, डॉक्टर श्वेता अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा। आप तीनों ने काफी मेहनत की है इस विषय को आगे ले जाने में। मेरा अब यहाँ से आगे इस कार्यक्रम को ले आने के लिए डॉक्टर श्वेता अग्रवाल से निवेदन है कि अब यहाँ से इस कार्यक्रम को आगे। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। Today we have 3 eminent speakers with us, Professor U.S. Nigam sir, Professor Arun Gupta sir, and Dr. Vijay Kumar Srivastava sir. I am pleased to welcome you all, sir, and I welcome all the Panchkaram teachers and scholars and practitioners who have joined us today in this webinar. Today, first of all, I would like to introduce our first speaker, Professor U.S. Nigam sir. He is a former Dean, Government Ayurved College, Ujjain. He has more than 40 years teaching experience in UG and PG. He is an ex-GB member of RAVP New Delhi, Government of India. He is ex-GB member of Chaudhary Brahma Prakash Chadak Ayurved Sansthan, New Delhi. He is president of NAPAR and vice president of Ayurved Parishad. Presently, he is serving as visiting professor in Panchkarm in YMT Ayurved Medical College, Navi Mumbai, and a senior Panchkarm consultant in Center, Mumbai. I would like to request Dr. Nigam sir to please start your lecture. आप सबको नमस्कार। आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ जी सर। आवाज आ रही है? जी 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 सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जैसा कि हमारे आज जो वक्ता हैं डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर गुप्ता, पंचकर्म के
उद्भट विद्वान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वस्ती कर्म के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। जैसा आप जानते हो 5 प्रकार पंचकर्म है। प्रथमम वमनम, पश्चात विरेकस्यानुवासनम, एतानि पंचकर्माणि निरूहो नामनम तथा। इन पंचकर्मों में वस्ती कर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसका कर्मकत्व तो असीमित है। वस्ति वाते च पित्ते च कफे रक्ते च सस्यते संसर्गे सन्निपाते च वस्ति हिता सदा। ये वातज में, पित्तज में, कफज में, संसर्गज में, रक्तज में हर प्रकार से कार्य करती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। शाखागता कोशगता रोगा मर्मूर्ध सर्वा अवयव अंगजास्य ये संति तेषाम न हि कस जन्नो वायो परम जन्मन हेतु अस्ति। विन्मूद पित्तादि मलास्यानां विक्षोभ संघातकरम से अस्मात् तस्यादि वृद्धज समानानत वस्ति बिना भेषजम अस्ति किंचित तस्मात् चिकित्सा अर्धम इति ब्रवन्ति सर्वाः चिकित्सा में वस्ति में के। इसको अर्ध चिकित्सा और संपूर्ण चिकित्सा के रूप में स्वीकार किया गया। भवन विरेचन में आभ्यंतर स्नेहपान पश्चात कर्म आदि करने पड़ते हैं। वस्ती में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। बाह्य अभ्यंग और बाह्य शोधन करने के पश्चात आप वस्ती दे सकते हैं। सरलतम पद्धति है, ओपीडी स्तर में आप इसको कर सकते हैं और इसके लाभ अगणित हैं। बहुत सारे इसके फायदे आचार्यों ने गिनाए हैं, उनका गिनाना यहाँ संभव नहीं है। वस्ती जैसा नाम से स्पष्ट है, पहले यूरिनरी ब्लैडर प्लास्टिक का आविष्कार पहले नहीं हुआ था, तो पुराने जमाने में यूरिनरी ब्लैडर का प्रयोग पशुओं का किया जाता था, इसलिए शायद इसका नाम वस्ती पड़ा। वैसे वस्ती को यदि परिभाषित करें तो वह क्रिया जो कि गुद मार्ग से पक्वाशयगत या यौन मार्ग से गर्भाशयगत, मूत्र मार्ग से मूत्राशयगत, वस्ती नेत्र के माध्यम से, गुदा के माध्यम से विधिवत वस्ती दी जाए, जो प्रक्रिया है उसी को वस्ती कर्म कहते हैं। यह एक प्रकार का थेरेप्यूटिक प्रोसीजर है जो कि प्यूरिफिकेटरी तो करता ही करता है, वायु का शोधन तो करता ही करता है। इसके अलावा वात और पित्त और कफ, जैसा मैंने बताया, तीनों दोषों में भी ये कार्यकारी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वस्ती। तो इसके देखा जाए तो 2 ही प्रकार होते हैं, अनुवासन और आस्थापन। तीसरा यदि भेद मान लें आप तो उत्तर वस्ती, ये शास्त्रीय विभाजन है। लेकिन वर्णन करता भेदता ही भेदो अन्यथा विरक्ति, अनेक प्रकार से वस्तु का, विषय का वर्णन करता है। इसीलिए यहाँ पर कई प्रकार से हम वस्ती का विभेद कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे पहला भेद है अधिष्ठान भेद से, जिसको हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। पक्वाशयगत, गर्भाशयगत, मूत्राशयगत और व्रणगत। द्रव्य भेद से निश्चित रूप से निरूह और अनुवासन है। निरूह क्वाथ प्रधान वस्ती है और अनुवासन स्नेह प्रधान वस्ती है। अनुवासन के भी 3 भेद हैं, स्नेह वस्ती, अनुवासन वस्ती और मात्रा वस्ती। स्नेह वस्ती 24 तोला की, अनुवासन 12 तोला की और मात्रा वस्ती 6 तोला की। इस तरीके से विभेद हम द्रव्य भेद के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अधिष्ठान भेद से मैंने आपको बताया कर्मकत्व बेस्ड अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए, वमन विरेचन में तो कार्य सीमा है। वमन में कफ का शोधन होता है, विरेचन में पित्त का, लेकिन वस्ती में कोई सीमा नहीं है। इसलिए देखिए कार्मकत्व भेद के अनुसार कितने भेद किए गए हैं। शोधन वस्ती, लेखन वस्ती, स्नेहन वस्ती, ब्रह्मण वस्ती, ग्राही वस्ती, शुक्र वृद्धिकृत वस्ती। इसी प्रकार शारंगधर ने बताया है, पहले उत्क्लेशन कराइए, दोष को बढ़ाएं, उसके लिए उत्क्लेशन वस्ती का उल्लेख है। उत्क्लेशन के बाद जो शोधन वस्ती और उसके बाद जो शमन वस्ती देना चाहिए, ये लगभग हम लोग विचार नहीं करते हैं अपने चिकित्सा जगत में। ये आपको विचार करना चाहिए। ये वस्ती जो दी हुई है इनका प्रयोग पहले करना चाहिए। पहले उत्क्लेशन कराइए, फिर शोधन वस्ती दीजिए, फिर शमन वस्ती दीजिए। दोषहर वस्ती, लेखन वस्ती, ब्रह्मण वस्ती, पिच्छा वस्ती और दीपन वस्ती। इस तरीके से शारंगधर ने कई भेद किए हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू चरक, वातग्न वस्ती, बल व्रण कृत वस्ती,
स्नेहनीय वस्ती, शुक्रकृत वस्ती, क्रमग्न वस्ती, वृषत्व वस्ती, प्रमेहग्न वस्ती। आप देखेंगे सिद्धि स्थान 8 में इन वस्तियों का वर्णन किया गया है और बहुत ही उपयोगी है। इन पे हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वस्ती, नंबर ऑफ वस्ती के हिसाब से कर्म वस्ती, काल वस्ती, योग वस्ती, ये अल्पज्ञानी के जो शुरू पंचकर्म करते हैं उनके लिए ये कोर्स बताया गया है कि आप 30 वस्ती का कोर्स दीजिए, उसको हम कर्म वस्ती कहेंगे। काल वस्ती 16 और योग वस्ती 8। पहले अनुवासन, फिर अनुवासन क्रमशः 12 दूनी 24 और 1 25 और लास्ट में 5 अनुवासन। तो इस प्रकार एक जो शुरू में सीखने वालों के लिए अच्छा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अनुवासन आज दिए हैं तो कल अनुवासन अस्थापन दें, या अस्थापन दिए हैं तो अनुवासन ही दें। या आप रोगी के आधार पर, रोग के आधार पे आप इसको अपनी प्रक्रिया, अपना जो क्रम है वो बदल सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, स्थूल रोग में, प्रमेह रोग में, वहां अनुवासन वस्ती वर्जित है, वहां निरूह वस्ती ही देना है। तो अपना योग और अयोग का विचार करके, दोष का विचार करके हम जो वस्ती का कोर्स है वो तय करते हैं। अनुसांगिक भेद, अनुसांगिक मीन्स उनके नाम भेद से, जैसे यापन वस्तियां, सिद्ध वस्ती, प्राश्रित यौगिक, द्वादश प्राश्रित वस्ती, पादहीन वस्ती, तीक्ष्ण वस्ती, मृदु वस्ती, पिच्छा वस्ती और रक्त वस्ती। अब आइए नेक्स्ट प्लीज, इंडिकेशन पर विचार करते हैं। इंडिकेशन ऑफ निरूह और आस्थापन वस्ती, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। गुल्म रोग, अनाह, प्लीहा रोग, शुद्धातिसार, शूल, जीर्ण ज्वर, प्रतिश्याय, शुक्र रोग, वात रोग, वर्धम, अश्मरी, रजोनाशन, सर्वांग रोग, एकांग रोग, कुक्षी रोग, वात संग, मूत्र संग, मल संग और इस तरीके से जितने भी वातज रोग हैं, जहां स्रोतो अवरोध होता है वहां निरूह वस्ती देना चाहिए। गुल्मनाह, खुटपली, शुद्धादिसार, शूलनः, जीर्ण ज्वर, प्रतिश्याय, शुक्रानिल मलग्रहण, वर्धमास्मरी, रजोनासन, दारुणाश्य, अनिल आम्यान। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ निरूह, ये जानना अति आवश्यक है। अति स्निग्ध, उराक्षत, क्रश व्यक्ति, आमातिसारी, जिनका अभी वमन कराया हो या नस्य कराया हो, श्वास काश, प्रसेक और अर्श का व्यक्ति, हिक्का, आधमान, अल्पाग्नि, पादशोफ, कृत आहारो, जिसने भोजन कर लिया हो, बद्ध गुदोदर, छिद्रोदर, कुष्ठी रोग, मधुमेही और गर्भिणी में निरूह वस्ती वर्जित है। यहां पर हमको निरूह वस्ती नहीं देना है। नेक्स्ट प्लीज। इंडिकेशन ऑफ अनुवासन, अनुवासन के योग वही है जो आस्थापन के योग्य है। तीक्ष्णाग्नि वाला, जिसमें स्ट्रॉन्ग एपिटाइट हो, रूक्ष पर्सन, जिसको हम इमिशिएटेड पर्सन कह सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वातव व्याधि, इन सब में अनुवासन दे सकते हैं। आस्थाप्य एवं चानुवास्याः विशेषादज भग्नः, रूक्षा केवल वार्तार्थः नानुवासस्य एवं च। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अनुवासन किसमें नहीं देना। मैं इसलिए ज्यादा इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं कि जानना बहुत आवश्यक है। यदि ये याद नहीं होता है तो चार्ट बना करके भी हम अपने ओपीडी लेवल में जहां पंचकर्म कराते हैं वहां चार्ट बना के रखना चाहिए। पेशेंट हु आर नॉट फिट फॉर निरूह वस्ती, जो निरूह वस्ती के योग्य नहीं है वो अनुवासन के योग्य भी नहीं है। पेशेंट हु हैव नॉट टेकन फूड, हमेशा भोजन के बाद ही अनुवासन वस्ती दी जाती है। नवज्वर, प्लीहा रोग, मधुमेह, अर्श, श्लीपद, कुष्ठ, स्थौल्य, कृमिकोष्ठ, विषपीत, जलोदर, श्रोत और कामला और पांडु, इन सब में अनुवासन वस्ती नहीं देना है। ए अनास्थापका सता, पांडु कामला में पीन साहा, नरन प्ले विडभेद गुरु कोष्ठ कपोदराहा, अभिषंद भ्रसम स्थूलम क्रिम कोष्ठाड मारुताहा, पीते विषय गरे पचा स्लीप दो गलगंधवान। ऐसे व्यक्तियों में अपने अनुवासन वस्ती नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। वस्ती यंत्र, ये सब आप जानते हैं। वस्ती नेत्र होता है, वस्ती पुटक होता है, लेकिन वस्ती पुटक के बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एनीमा केन के माध्यम से अनुवासन वस्ती तो आप दे सकते हो,
लेकिन निरूह वस्तु देना संभव नहीं है। हमेशा वस्तु पुटक के माध्यम से वस्तु देनी चाहिए। वस्तु पुटक के रूप में आप प्लास्टिक के थैले ले सकते हैं, 400 ml, 300 ml, 500 ml के थैले आते हैं प्लास्टिक के, उसको विधिवत वस्तु नेत्र में बांध करके वस्तु पुटक के माध्यम से वस्तु देंगे तो वस्तु का कार्य आपको अच्छा मिलेगा, लाभ भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। नेत्र ऑफ उत्तर वस्ती के नेत्र को हम पुष्प नेत्र बोलते हैं। इसकी लंबाई पुरुषों में 12 से 14 अंगुल की होती है, छिद्र इसका सर्षप के आकार का, और स्त्रियों में 10 अंगुल लंबाई होती है वस्तु नेत्र की या उत्तर वस्ती या पुष्प नेत्र की, और उसका छिद्र मूंग के बराबर होता है। और इस वस्तु नेत्र में 2 या 3 कणिकाएं होती हैं। ये बाजार में उपलब्ध है। इसके माध्यम से आजकल प्लास्टिक के भी आ गए हैं, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। वस्तु नेत्र दोष ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आजकल नपे हुए बने बनाए आते हैं मार्केट में, वो बरोबर 4 अंगुल का अंतर से एक कणिका होती है, मूल में 2 कणिकाएं होती हैं। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए। ह्रस्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व सिद्धम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि भर्जेत। इस प्रकार के 8 प्रकार के दोष वस्तु नेत्र हैं। इनके प्रयोग करने से अनेक प्रकार के व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। वस्तु पुटक दोष। पहले चूंकि यूरिनरी ब्लैडर का प्रयोग करते थे, इसलिए ये दोष आ सकते थे। आजकल हम प्लास्टिक करेंगे तो ये जो दोष हैं वस्तु पुटक के, वो आजकल नहीं मिल पाते। जैसे विषम मांसल छिन्न स्थूल जालिक वातलाह वस्तीन कर्मसु वर्जेत। ये वस्तु पुटक के संदर्भ में थ्योरेटिकली ज्ञान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। वस्तिदाता दोष दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवात अतिद्रुत उक्षिप्त तिर्यक उल्लिप्त कंपिताः अतिवैह मंदातिवेग दोषाः प्रणेततः। ये 10 प्रकार के दोष हैं, ये हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम यहाँ करेंगे, ऑफ द निरूह वस्तु। आप सब जानते हैं मधु स्नेहन कलकाख कसाय आवाप्तो क्रमात्, ये घटक द्रव्य है। अब ये घटक द्रव्य वातज पित्तज कफ के अनुसार से इसमें डाला जाता है। अगर 24 तोला की मात्रा, 24 पल की मात्रा था, 96 तोला लगभग 1 लीटर की मात्रा हम निरूह वस्तु के रूप में दे रहे हैं, तब तो ये जो मात्रा मैंने लिखी है वो बिल्कुल उचित है, यही मात्रा देनी चाहिए। लेकिन मान लो हमने 500 ml वस्तु देना है, निरूह वस्तु देना है, तो ये जो मात्राएं हमने लिखी हैं, जैसे आप देखें मधु वातज में 3 पल, अगर इसकी आधी मात्रा करना है तो फिर 1.5 पल हो जाएगा, स्नेह पे 3 पल हो जाएगा। तो उस प्रकार से आपको संयोजन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वस्तु का प्रशस्ति बहुत है। तो पहले भी आचार्यों ने पूछा कि आपने वस्तु की श्रेष्ठता के बारे में तो बताया, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं उसका लाभ नहीं होता है। तो उन्हें बहुत सारी बातें बताई कि ये वस्तुओं का विचार समीक्ष दोष औषध देश काल सात्म अग्नि सत्व वयो बलानी, इन सबको देख करके देंगे वस्तु तो लाभ होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है जो वस्तु घटक है। जैसे मधु वातज में 3 पल है, पित्तज में 4 पल, कफज में 6 पल। स्नेह की मात्रा देख लीजिए, वातज में 6 पल, पित्तज में 4 पल, कफज में 3 पल। कल्क की मात्रा सभी में 2-2 पल है, कसाय की मात्रा भी 10-10 पल है सभी में, और प्रक्षेप की वातज में 3 पल, पित्तज में 4 पल और कफज में 3। मैं इसलिए इसको स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये हम अपने छात्रों को, अपने चिकित्सकों को जरूर बताना चाहिए कि इस अनुसार से वस्तु में द्रव्यों को डालना। मधु स्नेहन कलकाख कसाय आपतो क्रमात् त्रीण षट द्वि 10 तीर्ण फलानि अनिरोगणाम पित्ते चत्वारि चत्वारि द्वि द्वि पंच चतुष्फलम षट तीर्ण द्वि 10 तीर्ण कफे चापि निरूढ़म। ये हमारे छात्रों को, हमारे चिकित्सकों को ये जरूर आना चाहिए। मिक्सिंग मेथड सब जानते हैं कैसे बनाना चाहिए। हम जो है पैरामेडिकल स्टाफ पर निर्भर हो जाते हैं, ठीक है, उनसे बनवाइए, लेकिन आप वहां खड़े रहिए। जब आप वस्तु का निर्माण करा रहे होते हैं तो आपको खड़े रहना चाहिए। सबसे पहले मधु और सेंधों को अच्छी तरह घर्षण करना, अच्छी तरह मिलाना है, लगभग 10 मिनट 5 मिनट तो कम से कम करना है। उसके बाद ऑयल मिलाइए धीरे धीरे और फिर अच्छी तरह मथिए। उसके बाद फिर कल्क मिलाइए, फिर अच्छी तरह मथिए, फिर डिकॉक्शन
काढ़ा मिलाइए और फिर अच्छी तरह मथिए और बाद में फिर प्रक्षेप द्रव डाल करके थोड़ा सुखोष्ण करके वस्ती पुटक में डाल करके वस्ती को हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात् आवपेत निरूहाणाम संयोजने एसुक्ति। नेक्स्ट प्लीज। क्वांटिटी ऑफ निरूह वस्ती। नेक्स्ट प्लीज। क्वांटिटी ऑफ निरूह वस्ती, यहाँ देख लें, बहुत सिंपल से तरीका है याद करने का। 1 वर्ष हो तो 1 पल की मात्रा, 2 वर्ष हो तो 2 पल, 3 वर्ष हो तो 3 पल, और 12 वर्ष में 12 पल, और 12 से 18 2-2 पल बढ़ाते जाना है, और 18 से 70 वर्ष की आयु में 24 पल की मात्रा दी जाती है, और 70 वर्ष के ऊपर 16 वर्ष की मात्रा अर्थात 20 पल, 1 पल बराबर 4 तोला। यह मात्रा हमेशा सभी बच्चों को और सभी चिकित्सकों को याद होना चाहिए। अनुवासन इसका चतुर्थांश होता है, तो आप ऐसा याद कर सकते हैं, 1 वर्ष के लिए 1 तोला, 2 वर्ष के लिए 2 तोला, 3 वर्ष के लिए 3 तोला, 12 वर्ष के लिए 12 तोला, 12 से 18 2-2 तोला बढ़ाते जाए तो 18 वर्ष में 24 तोला की मात्रा आ जाएगी। ये 70 वर्ष तक के लिए देते हैं, और 70 वर्ष के ऊपर वालों को 16 वर्ष वाली मात्रा अर्थात 20 तोला अनुवासन वस्ती देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे बच्चों को, हमारे चिकित्सकों को मात्रा का ज्ञान भी बहुत होना आवश्यक है। जैसे मैं पहले बता रहा था, नेक्स्ट प्लीज, कि वस्ती श्रेष्ठ लाभ कब होती है। नेक्स्ट प्लीज। श्रेष्ठ लाभ कब प्राप्त होता है? तो समीक्ष दोष औषध देश काल सात में अग्नि सत्व ओक वयो बलानी, इनका विधिवत परीक्षण करके, दोष का परीक्षण, कौन सा दोष प्रधान है, अनुबंध दोष कौन है, क्षय स्थानम च वृद्धश्च दोषाणाम त्रिविधा गति, ऊर्ध्वम चादस त्रियक च विज्ञेया त्रिविधा परा, त्रिविधा चापरा कोर्ष शाखा मर्मांस संदिष्टु इत्युक्ता विध भेदेन दोषाणाम त्रिविधा गति। दोषों की गति क्या है उसको देख करके औषधि के संयोजन हमें कैसे करना है। हजारों हजार वस्ती का निर्माण अपने आप कर सकते हैं, औषधियों का चयन करके, रोग की अवस्था को देख करके। देश काल साथ में अग्नि सत्व ओक वय और बल, इसको देख करके वस्ती का निश्चय करना चाहिए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इसमें जो है गुदा और जो पक्वास है वो एक सीधे में आता है, इसलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन सबसे बढ़िया उत्तम पोजीशन वस्ती के लिए है। जब आप वस्ती देवे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा देवे, एनस को अच्छी तरह स्नेहित करें, वस्ती नेत्र को अच्छी तरह स्नेहित करें, और पेशेंट को जब बोल दें कि जब हम वस्ती देंगे तो आपको दीर्घ श्वास लेना है। दीर्घ श्वास लेने से वस्ती स्थायी थोड़ी देर ज्यादा देर तक रुकती है। जब आप वस्ती दें तो आपके हाथ कंपना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी या बहुत धीमा वस्ती प्रवेश नहीं कराना चाहिए, और वस्ती जब नेत्र डालें तो स्ट्रेट होना चाहिए, बहुत तिरछा नहीं होना चाहिए, उल्लिप्त नहीं होना चाहिए। वस्ती द्रव्य पूरी तरीके से नहीं डालना चाहिए, थोड़ा से बचा लेना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा दबा देंगे तो वायु अंदर जा सकती है। वस्ती नेत्र शुड बी इमीडिएटली पुल आउट, आप निकाल करके और थोड़ा से डूश कॉटन एनस में डाल दें ताकि थोड़ा वस्ती देर तक रुके। और पेशेंट को हमेशा जब आप वस्ती दे देते हैं तो लगभग आधा मिनट से 1 मिनट तक रोगी को लिटाए रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। वस्ती प्रत्यागमन काल, नेक्स्ट प्लीज। वस्ती जो निकलती है वो कितनी देर में निकलना चाहिए? तो आचार्यों ने कहा है कि 1 मुहूर्त के अंदर वस्ती वापस आ जानी चाहिए। निरूह वस्ती में तो मृत्यु कारक भी हो सकता है, हालांकि ये कतई गलत है, मृत्यु कभी नहीं होती है। अगर आपने गलत दे भी दिया या रुक भी गई वस्ती तो कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे आदमान है, पक्वाशयगत शूल है, मूत्राशयगत शूल होता है, वात प्रतिलोमा हो जाती है, पेन इन कार्डियक रीजन। ये लक्षण अगर वस्ती 1 मुहूर्त के अंतर्गत अर्थात 48 मिनट के अंदर ना है तो ये लक्षण मिल सकता है। मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि विदिन 15 मिनट निरूह वस्ती बाहर निकल जाती है। बाई द वे ना निकले तो फलवर्ती या मृदु विरेचन करा करके निरूह वस्ती को निकालना चाहिए। लेकिन अनुवासन में अनुवसन्नप्न दूषित अनुदुसंवा दीयति इति अनुवासनम, जो आसन बना के रुके 12 घंटा 6 घंटा 24 घंटा, वही अनुवासन श्रेष्ठ है। अगर आपने वस्ती दी, मान लीजिए मात्रा वस्ती 60 ml की होती है, आपने दी और 2 घंटे में वापस हो गई, इसके माने वो
असफल, उसका कार्य अच्छा नहीं हुआ, तो उसकी मात्रा को रिड्यूस कर दीजिए। इसलिए मैं अक्सर 30 ml की मात्रा ही देता हूं। तो यह 30 ml की मात्रा निश्चित रूप से 12 घंटा 24 घंटा तक रुकती है। एक और बात, यदि अनुवासन वस्ती 24 घंटे के बाद भी वापस न आए और किसी भी प्रकार के व्यापक न हो तो कोई चिंता नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। फीचर्स ऑफ सम्यक वस्ती। सम्यक वस्ती, अगर वस्ती ठीक हुई है तो क्या लक्षण मिलेंगे? तो स्टूल और यूरिन, उसका मूवमेंट विधिवत होगा, डाउनवर्ड्स होगा, प्रॉपर अपान वायु का रिलीज होना होगा, अपान वायु नीचे की ओर जाएगी, और क्रमशः मल, पित्त, कफ और वात का निष्कासन होगा। ये सीक्वेंट होता है इसका, पहले मल निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा और फिर वात, जैसा कि विरेचन में होता है। अगर ये पूरी तरीके से अच्छा शोधन हो गया तो शरीर में हल्काहट लगेगी, भूख लगने की प्रवृत्ति होगी, और साथ साथ में जो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें लघुता की अनुभूति होगी, कोई भारीपन नहीं होगा। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपकी वस्ती लाभकारी हुई, सम्यक वस्ती हुई। नेक्स्ट प्लीज। फीचर्स ऑफ दिस सम्यक वस्ती। सम्यक वस्ती के फीचर्स। पेन इन एब्डोमेन, अगर असम्यक वस्ती हुई है, ठीक से वस्ती आपने नहीं दी है, तो उदरशूल होगा, सूजन होगी, जुकाम जैसे लक्षण मिल सकते हैं, पेट में ग्रिपिंग पेन होगा, मुख स्राव ज्यादा होगा, गैस बनेगी, पेशाब रुक जाएगी, डिस्निया, श्वास की वृद्धि हो सकती है, एनोरेक्सिया और लेसर अर्जेस ऑफ द इवैक्यूएशन और शरीर में स्टिफनेस, ये लक्षण रोगी में प्राप्त हो तो समझ लीजिए आपकी वस्ती ठीक से नहीं दी गई है। नेक्स्ट प्लीज। फीचर्स ऑफ एक्सेस वस्ती, अगर आपने अति मात्रा में वस्ती दे दी है तो नम्बनेस इन द बॉडी, टायर्डनेस, स्लीपलेसनेस, कंप, वीकनेस, ड्रॉजीनेस, उन्माद और हिक्का जैसे भयंकर लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पश्चात कर्म वस्ती दें, उसके बाद हमें क्या ध्यान देना चाहिए? नेक्स्ट प्लीज। आस्क द पेशेंट टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, वस्ती देने के बाद तत्काल पेशेंट को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, आधा एक घंटे तक अपने पास ही लिटाएं और उसके बाद गर्म पानी से स्नान करा दें। और ये सब, इसके बाद लाइट भोजन देना है, लघु आहार देना है, मूंग की दाल, रोटी, खिचड़ी आदि। लॉन्ग ड्यूरेशन, न तो बैठना है, न तो ज्यादा चलना है, न ज्यादा बोलना है, न ट्रेवलिंग करना है, दिवा स्वाप तो बिल्कुल नहीं करना, और एक्सपोजर ऑफ टू कोल्ड एंड सनलाइट शुड बी अवॉइडेड। गुस्सा करना, एंजाइटी करना, ये भी पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलें। नेक्स्ट प्लीज। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वस्ती। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? तो अयोगजन्य व्याधियां, अतियोगजन्य व्याधियां, क्लम, आदमान, हिक्का, हृत प्राप्ति, प्रवाहिका, शिरोअरति, अंगरति, परिकर्तिका, परिस्राव और ऊर्ध्वत्व, ऊपर की ओर औषधियाना, नाति योगो, क्लम, आदमाने, हिक्का, हृत प्राप्त, रुता, प्रवाहिका, शिरोअंगारति, परिकर्तिका, परिस्रवा, द्वादश व्यापदो वस्ते असम्यक योग संभवाः, ये व्यापद हो सकते हैं यदि आपने वस्ती ठीक से नहीं दी। नेक्स्ट प्लीज। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनुवासन वस्ती। वातावृत स्नेह, आप स्नेह की मात्रा कम दी है, वायु की ज्यादा प्रकोप है तो आवरण कर लेगा, इसको बोलते हैं वातावृत स्नेह, पित्तावृत स्नेह, कफावृत, अन्नावृत, पुरुषावृत और अभुक्ते चा प्रयुक्तस्य। अभुक्ते यानी आप जो है खाली पेट में आपने दे दी, जबकि हाँ, निरूह हमेशा खाली पेट में देना है, अनुवासन हमेशा भोजन के बाद देना है। खाली पेट देंगे तो नुकसान हो सकता है। वात पित्त कफत्यान पुरुषे ही आवृतश्चा अभुक्ते च पीड़ितस्य स्नेह वस्ति सदापदाः। नेक्स्ट प्लीज। कॉम्प्लिकेशन, जैसा मैंने पहले बताया, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू वस्तिनेत 8 प्रकार के हैं, वस्ती पोटक के 8 प्रकार के हैं। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू वस्ती दाता, ये हमको ज्यादा ध्यान देना है। सवात, अतिद्रुत, क्षिप्त, तिर्या के उल्लिप्त कंबिताः, अतिवैहक, मंदातिवेग, दोषाः, प्रणेत्रताः, ये ध्यान में जरूर देना। नेक्स्ट प्लीज। अब आइए थोड़ा उत्तर वस्ती के बारे में चर्चा करें। आज उत्तर वस्ती जानने को बहुत चिकित्सक उत्सुक है, और जो जो उत्तर वस्ती कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मेरे ऐसी जानकारी में बहुत सारे चिकित्सक हैं जो उत्तर वस्ती दे रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर वस्ती means by which the vasti dravyas is made to pass through medha, yoni, extragenita
into urinary bladder or uterus. उत्तर वस्ती जो कि गर्भाशय में योनि के मार्ग से, मूत्राशय में मेड्र के माध्यम से ये वस्ती दी जाती है, उसको हम उत्तर वस्ती कहते हैं। और उत्तर मार्ग से दी जाती है, उसके रिजल्ट बड़े उत्तम होते हैं, इसलिए भी इसको वस्ती कहा जा सकता है। आचार्यों ने मात्रा के बारे में अलग अलग वर्णन किया है, लेकिन मेरे हिसाब से 25 ml से 50 ml तक आप वस्ती आराम से दे सकते हैं, वस्ती द्रव्य आराम से दे सकते हैं। इंडिकेशन: ऑल टाइप ऑफ मूत्राघात, ध्वजभंग एंड शुक्रदोष, मूत्रकृक्ष, क्लैव्य, ग्रंथि, आस्थीला। मटेरियल्स में रबर कैथेटर्स ऑफ द वेरियस साइजेस, ज्यादा 7, 8, 9 इंच के आपके पास कैथेटर होना चाहिए। 50 ml स्टेराइल सिरिंज, मेडिकेटेड ऑयल एंड मेडिकेटेड घृत। प्रोसीजर: एक्सटर्नल ओलिएशन एंड फोमेंटेशन, बाहरी वाह्य अभ्यंग और वाह्य शोधन करना है। पेशेंट सिट और लाइंग, बैठ के भी करा सकते हैं, लेट के भी करा सकते हैं। दूसरा, मेड्र को उत्तेजित करके भी करा सकते हैं और शिथिल अवस्था में करा सकते हैं। मेरे विचार में शिथिल अवस्था में आप यदि उत्तर वस्ती देंगे तो रोगी को कष्ट नहीं होता है। टेक 25 ml to 50 ml मेडिकेटेड घृत और तैल और डिकॉक्शन इन स्टेराइल सिरिंज। Fix the catheter and remove the air inside. Introduce slowly into the urethra. Proper care should be taken. क्योंकि जरा भी इधर उधर हुआ तो क्षत हो जाता है और रोगी को बड़ा कष्ट होता है। नेक्स्ट प्लीज। पश्चात कर्म। पश्चात कर्म के रूप में वस्ती शुड रिटेन अप टू 6 to 12 hours। अगर आपने स्नेह वस्ती दी है तो 6 से 12 घंटा तक रुक सकती है, लेकिन यदि निरूह वस्ती दी है, काढ़े की वस्ती दी है, तो ये 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर वापस आ जाना चाहिए। केप्ट ऑन लाइट एंड हॉट डाइट, अवॉइड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। इसका ड्यूरेशन है 3 दिन लगातार दीजिए, 3 दिन गैप कर दीजिए, फिर 3 दिन लगातार दीजिए। ऐसे 3 कोर्स आप पेशेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। उत्तर वस्ती इन फीमेल। इन फीमेल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वस्ती into intravesical through urethra and intrauterine through cervix is known as उत्तर वस्ती। और आजकल इसका बड़ा प्रचलन चल रहा है, खासतौर से स्टेरिलिटी में इसका बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और इसका मैंने अनुभव से मैंने देखा है कि पेशेंट को अगर संशोधन पूरा करा दें और फिर उत्तर वस्ती दें तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट स्टेरिलिटी में मिलते हैं, बंधित्व में मिलते हैं। इंडिकेशंस: ऑल टाइप्स ऑफ योनि व्यापक, रजोदोष, बंधित्व जिसको हम स्टेरिलिटी कहते हैं। किसमें नहीं देना, क्योंकि वस्ती, ये वस्ती हमेशा जो ऋतुकाल है, रजो दर्शन के बाद 16 दिन का पीरियड होता है, उस समय थोड़ा से विजाइना सर्विक्स विकसित होती है, उस समय ही ये वस्ती देना पड़ती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में ब्लीडिंग पर वाजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसी अवस्था में हमको उत्तर वस्ती नहीं देना है। इसमें क्या क्या चीजें आवश्यकता पड़ेंगी? आर्टरी फोर्सेप्स, नेक्स्ट प्लीज। आर्टरी फोर्सेप्स, स्पंज होल्डिंग, सिम्स विजाइनल स्पेकुलम, एंटीरियर विजाइनल वॉल ट्रैक्टर, डायलेटर्स, वेस्टिल्यूम फोर्सेप्स, यूट्राइन साउंड, 50 ml सिरिंज, एनिमा कैन, और मेडिसिन में मेडिकेटेड घृत और तैल और डिकॉक्शन। ये आपके पास पहले से रोगानुसार तैयार होना चाहिए। प्रोसीजर में आप देखें तो सबसे पहले सिम्स स्पेकुलम को हमको इंट्रोड्यूस करना है विजाइना में टू इंस्पेक्ट द सर्विक्स। उसके पश्चात अप्लाई टू यूट्राइन साउंड एंड पास जेंटली इनटू द सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल शुड बी डायलेटेड। Sterile soft tube is passed into the uterine cavity and attach the syringe. Slowly inject the medicine. Light and gentle massage should be done. Patient should advise to lie down in superior position with leg crossed for 15 to 20 minutes. और ये भी वस्ती 3 उत्तर वस्ती should be given immediately after menses. 3 दिन दीजिए, 3 दिन गैप करके फिर 3 दिन आप दे सकते हैं। ऐसे 3 कोर्स आप पेशेंट में कर सकते हैं। मेरे अनुभव में अगर तैल की वस्ती देना है तो दशमूल की तैल की वस्ती देवे, और काढ़े की वस्ती देना है उत्तर वस्ती में तो उसमें
आप ऐसे द्रव्य दें जो रोग से लाभान्वित हों, रोगानुसार जो आपने चयन किया है, जैसे गंभारी का फल और कुटज, गंभारी फल और कुटज, इसका डिकॉक्शन बना करके विधिवत वस्तु दी जाए तो इनफर्टिलिटी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। मोड ऑफ एक्शन, वस्ती जो एक्शन है वो उदाहरणों के द्वारा आचार्यों ने समझाया है। As already stated that वस्ती is supposed to be full or half of the treatment, या आदि या पूरी चिकित्सा जाती, तस्मात् चिकित्सा अर्धम इति ब्रुवन्ति सर्वाः चिकित्सामपि वस्ति में के। वस्ती चिकित्सा produces action all over the body and remove the vitiated dosas and also pitta and कफ dosas to some extent। जैसा मैंने पहले बताया था कि वात दोष का तो हर करते ही है, साथ साथ में कफ पित्त में भी ये लाभकारी होती है। वस्ती reaches up to the level of the नाभि, कटी, पार्श्व and उदर प्रदेश and produces cleansing effect। नाभि प्रदेशम कटि पार्श्व कुक्षि गत्वा सकृत दोषम बेलोडचा सस्ने कायम सपुरुष दोषा सम्यक सुखाई नहीं थी चाहिए सह वस्ती। और यह भी संभव है कि वस्ती देने के बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता होगा और जिसकी वजह से जो एक्सक्रीशन है विशिष्ट दोषास का वो इसमें हो जाता है, मल भी निकलते हैं, फ्लूचेंस भी निकलता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इट एक्ट्स एज ए रसायन, वृश्य, ब्रह्मण एंड इट इज इंडिकेटेड क्रश एज वेल एज स्थौल्य। अब देखिए स्थौल में भी वस्ती दे सकते हैं, क्रश में वस्ती दे सकते हैं और नहीं है ना भवन विरेचन का कार्य नहीं हो सकता। भवन विरेचन का कार्य तो शोधन करना है। पारस ने कहा है कि एनस जो होता है वो शरीर का मूल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल उपस्थित रहती हैं, इसलिए गुड मार्ग से यदि औषधि हम देते हैं तो इसका नरिशमेंट पूरे शरीर में पहुंचता है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जब हम वस्ती देते हैं पक्वाशय में, पक्वाशय चूंकि वात का मूल स्थान है, वहां पर दी गई वस्ती पूरे शरीर को लाभान्वित करती है। पक्वास्यात वस्त्र वीरम खरीदेम उपसर्पति वृक्ष मूल्य निसक्ता नाम अपांगीरम युद्रोम। एक और उदाहरण द्वारा समझाया है कि सन स्टैंड्स मिलियंस ऑफ द किलोमीटर्स, मिलियंस ऑफ किलोमीटर के ऊपर सन स्थित है, लेकिन अपने प्रकाश के माध्यम से, अपने ताप के माध्यम से वाटर का शोषण कर लेता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझाया है। आपाद तल मूर्ध स्थान दोषान पक्वास वीरेण वस्ति आदत्ते खस्तो अर्को भूर सानियो यदवत कुसुम सम्मिश्रा तोयाद रागम हरित पता तद्वत ध्रुवीकृता देहात निरूपो निर्हन मलान। इस तरीके से आचार्य ने समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्लीज। कुछ वस्ती हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने रख रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार के व्यापक नहीं होते और इनका प्रयोग आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। सम वेरी, क्योंकि शास्त्रों में मात्रा का संयोजन नहीं बताया कि मधु कितना देना मुझे, जैसे माधु तैल वस्ते आप सब जानते हैं, माधु तैल समय से आतम को आता है, वहां समय से आतम बता दिया, लेकिन कितनी मात्रा में देना ये नहीं बताया। तो इसको हमने अपने अनुभव के आधार पर प्रयास किया है कि आपको मात्रा युक्त वस्ती के बारे में बताएं। जैसे माधु तैलिक वस्ती, इसमें हमने मधु 50 ml, मूर्छित तेल 50 ml, एरंडमूल 300 ml, सतपुष्पाचूर्ण 20 ग्राम्स, मदन फल 1 और सेंधौ लवण, ये विधि पूर्वक हमने फिर वस्ती बनाई क्लासिक मेथड से। और इसको हम डेली दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक अनुवासन एक स्थापन दें, इसको डेली दे सकते हैं। लेकिन जब गुदा में चुनचुनाहट हो, पेट में दर्द हो या उदर शूल होने लगे तो बीच में अनुवासन दे देना चाहिए, नहीं लगातार आप इसी का प्रयोग करें। ये अनुवासन वस्ती कैन बी गिवन इफ नीडेड। इंडिकेशन में आमवात, प्रमेह, गुल्म, अनाह, प्लीहा रोग, कुष्ठ, कृमिग्र, हम आमवात में तो करते हैं इसका प्रयोग, लेकिन प्रमेह भी नहीं करते, प्लीहा रोग भी नहीं करते, कुष्ठ में भी नहीं करते। आप इनका प्रयोग करिए माधु तैलिक वस्ती का, आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे। लेखन वस्ती, लेखन वस्ती में भी हमें यह तो याद रहता है, त्रिफलाक्वाथ गोमूत्रम क्षौद्र क्षारम समन्विता, ये याद रहता है। लेकिन जो प्रक्षेप डाले जाते हैं वो याद नहीं रहता है। तो ये वस्ती आप देख लीजिए, ये लेखन वस्ती है, बरोबर स्थूल रोग में लाभ करेगी। त्रिफला 300 ml, गोमूत्र 100 ml, मधु 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम्स, शिलाजीत 3 ग्राम्स, हिंगू 3 ग्राम्स, काशीस 6 ग्राम्स, यष्टि मधु 10 ग्राम, पिपली 5 ग्राम और सेंधौ 5 ग्राम। इसको विधिवत वस्ती तैयार करके 11, 16, 21 वस्तियों को लगातार देवें, क्योंकि
प्रमेह में, कृमि रोग में, स्थूल में अनुवासन वस्ति नहीं देना है। उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलास मानवाहा अवश्यम स्थापना स्याति नानवास से कथंचन। तो इसको लगातार हम दे सकते हैं, खास तौर से ये मेदो रोग के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। नेक्स्ट प्लीज। वैतरणी वस्ती, ये भी बड़ी प्रसिद्ध वस्ती है। इसमें चिंचा कल्क, चिंचा माने इमली 50 ग्राम, गुड़ 25 ग्राम, सैंधव 10 ग्राम, गोमूत्र 100 ml और मूर्छित तेल 50 ml। इसको विधि पूर्वक हम बनाते हैं। एक दिन पहले चिंचा और गुड़ भिगो के रख देते हैं, फिर जिस दिन वस्ती देना है उसमें 200 ml पानी गरम डाल करके अच्छी तरह मसलते हैं और छान लेते हैं। तो इस तरीके से ये पानी हम प्राप्त कर लेते हैं जिसमें गुड़ और चिंचा मिला हुआ है। फिर इसमें सैंधव तेल, चिंचा वाटर जो मैंने बताई, गोमूत्र आदि डाल करके विधिवत वस्ती तैयार करते हैं। और यह वस्ती आमवात, अनाह और शूल के लिए श्रेष्ठ है। कभी कभी नुकसान कर जाती है क्योंकि इसमें चिंचा पड़ा हुआ है, बहुत खट्टा है, तो कभी कभी परेशानी हो सकती है। तो इसकी जगह आप अम्लवेतस डाल सकते हैं। अम्लवेतस कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द चिंचा। नेक्स्ट प्लीज। क्षीर वस्ती, ये भी बड़ी वस्ती है। इसमें मिल्क 300, शतावरी चूर्ण 20 ग्राम, मुलैठी चूर्ण 20 ग्राम, ब्राह्मी 10 ग्राम, पिपली चूर्ण 5 ग्राम और घृत 50 ग्राम। इसको विधिवत वस्ती तैयार करें और इसका भी आप पैतृक व्याधियों में, खास तौर से पेप्टिक अल्सर, अम्ल में बहुत ही उपयोगी वस्ती है। इट इज आल्सो वेरी यूजफुल इन पाल्पिटेशन, हॉटनेस, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस। इसमें यह वस्ती बड़ी लाभकारी है, देना चाहिए। पिच्छा वस्ती स्तमक वस्ती है, जहां रक्त अतिसार हो या प्रवाहिका में रक्त प्रवाहिका हो या किसी कारण से रक्त निकल रहा हो, उसको स्तंभन के लिए हम ये वस्ती देते हैं। इसमें दुग्ध 300 ml, कुटज चूर्ण 10 ग्राम, मोच रस 10 ग्राम, शतावरी चूर्ण 20 ग्राम, पिपली चूर्ण 10 ग्राम और धनवंकर में जो जवारे होते हैं, जो हम गेहूं को आप बो दीजिए तो एक 10 दिन में वो अंकुरित हो जाते हैं, तो उसको काट कर करीब 20 ग्राम ले लें। और ये विधिवत वस्ती आप क्षीर पाक पहले कर लें विधिवत, और क्षीर पाक करने के इस वस्ती को हम लगातार 16, 20, 21, 30 लगातार दे सकते हैं। इसमें भी अनुवासन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गृहिणी और प्रवाहिका में, और खास तौर से IBS, अमीबिक बैसिलरी डिसेंट्री, इन रोगों में पिच्छा वस्ती बहुत ही श्रेष्ठ लाभ करता है। नेक्स्ट प्लीज। पंचकोल क्षार वस्ती, ये हम लोगों ने उज्जैन में इसका प्रयोग किया। ये शास्त्रगत नहीं है, अनुभवजन्य है, लेकिन बहुत ही लाभकारी है, खासतौर से आमवात में, क्योंकि आमवात के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पंचकोल का प्रयोग किया है। पंचकोल का प्रयोग आपको खाने के साथ, खिचड़ी में, काढ़े में, किसी भी तरह इसका सेवन कर सकते हैं। तो हमने इसका पंचकोल को हाथ लिया 300 ml। अम्लवेता, यहाँ ये देखने की आवश्यकता है कि हमने 300 ml लिया। टोटल जो है ज्यादा से ज्यादा 400 ml या 500 ml की मात्रा होती है। 96 तोला की मात्रा यदि देंगे तो वस्ती न तो जाती है, और जाती भी है तो वो तत्काल वापस हो जाती है। इसलिए हमने मात्रा को रिड्यूस किया। अम्लवेतस 20 ग्राम, ये पंचकोल काढ़े में ही डाल देते हैं इसको। यवक्षार 20 ग्राम, सैंधव 10 ग्राम, गोमूत्र 100 ml, मधु 20 ml और सैंधवादि तेल 50 ml। अम्लवेतस एडेड इन पंचकोल क्वाथ। प्रिपेयर वस्ती अकॉर्डिंग टू क्लासिक्स। इट कैन बी गिवन डेली बाय काल, योग, कर्म वस्ती के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। और सैंधवादि तेल बीच बीच में हम दे सकते हैं, क्योंकि सैंधवादि तेल इट इज इंडिकेटेड इन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द आमवात। तो इसलिए सैंधवादि तेल हम 30 ml की मात्रा में भोजन के बाद एज ए अनुवासन का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। प्रमेहग्न वस्ती, इस पर भी मैंने काम किया है उज्जैन में बहुत, और इसमें एक थीसिस भी लिखाई है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। ये सिद्धि स्थान 8, श्लोक नंबर 8, वहां पर ये वस्ती दी हुई है। पटोल 20 ग्राम, निम्न छाल, चिरायता, रासना, सप्तपर्ण, मामज्जक और गुड़माल। मामज्जक और गुड़माल ये हमने मिलाया है, बाकी वो ऊपर की दवाइयां शास्त्रगत है। इनका डिकॉक्शन बना लेते हैं 300 ml। फिर पंचतिक्त घृत 50 ml और सरसव कल या 20 ग्राम अच्छा बारीक पीस करके इसमें मिला देते हैं। और ये वस्ती पुटक से ही देना चाहिए, क्योंकि इसमें कल्क मिला हुआ है। आप एनीमा कैंसर्स को नहीं दे सकते हैं। इट कैन बी गिवन डेली 8 वस्ती, 16, 11 ये वस्ती आप दे सकते हैं। इट इज वेरी यूजफुल इन प्रमेह, कुष्ठ और अवश्यन। ये 3 रोगों में इसका प्रयोग आप, जैसे नेत्राभिषण होता है, हम कभी विचार नहीं करते कि वस्ती देना चाहिए। कुष्ठ होता है तो कुष्ठ में निरूह वस्ती वर्जित है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो निरूह वस्ती का वर्णन है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। प्रमेहग्न वस्ती जो है
कुष्ठ में भी लाभ करती है। नेक्स्ट प्लीज। कृमिग्रह वस्ती, ये भी बहुत श्रेष्ठ वस्ती है, क्योंकि कृमियों का नाश कितनी भी दवाई दें वो ठीक नहीं होता, लेकिन विडंग, मदन फल, मोथा, दंती प्रत्येक 15-15 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बनाते हैं। फिर इसमें विडंग और पिपली कल्क 30 ग्राम, इसमें भी कल्क मिलाते हैं। ये भी वस्ती प्रोडक्ट के माध्यम से ही वस्ती दी जाती है। इट शुड बी गिवन 8-16 डेली। आप दे सकते हैं पेशेंट की उपलब्धता के आधार पर। इसलिए पंचकर्म में जब आप ग्रहण करें पेशेंट को, तो काउंसलिंग अच्छी करें, ताकि आप पर वो विश्वास करे, जैसा आप बोले वैसा वो करे, तभी जो है पंचकर्म का लाभ आप पेशेंट को दे सकते हैं। अनुवासन शुड बी नॉट गिवन, क्योंकि मैंने बताया आपको कि कृमि रोग में स्नेह वस्ती नहीं देना चाहिए। यापन वस्ती, ये भी बहुत उपयोगी वस्ती है, जिसको सिद्ध वस्ती के नाम से आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। यव कोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा सयस्कावा सिद्ध वस्ती इति स्मृता। हमने इसमें अश्वगंधा मूल और केवाच बीज चूर्ण को और मिलाया है। इसमें यव, कोल, कुलत्थ, यष्टि मधु 15-15 ग्राम, पिपली 15 ग्राम, अश्वगंधा मूल 15 ग्राम और केवाच बीज 20 ग्राम। प्रिपेयर क्वाथ 300 ml, इसका काढ़ा हमने 300 ml बनाया। सैंधव 5 ग्राम, शतावरी 30 ml और मधु 20 ml। विधि पूर्वक माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इत्तिक्रमात्, ये विधि जो है बताई गई, उसी अनुसार इसको बनाया गया। इट इज वेरी यूजफुल इन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। इट कैन बी गिवन डेली फॉर 8 days, 16 days, 20 days। अनुवासन वस्ती कैन बी गिवन ऑफ और अश्वगंधा बिटवीन, इन बिटवीन, इसको दे सकते हैं। जैसे पार्किंसंस है, कंपवात है, जीर्ण जो है पैरालिसिस है, फेशियल पैरालिसिस है, ऐसे व्याधियों में जो अपर मोटर न्यूरॉन के डिसऑर्डर्स हैं या मोटर न्यूरॉन के डिसऑर्डर्स हैं, इन सब में यापन वस्ती बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट प्लीज। बाजीकरण वस्ती, ये भी आजकल बहुत मांग है इसकी, और आप ये वस्ती दें, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसमें अश्वगंधा मूल, केवाच बीज चूर्ण, बबूल फली और श्वेत मूसली 25-25 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बनाया, और इसमें 300 ml दूध डाला। दूध शेष रहने तक पकाते हैं, और फिर उसके बाद मधु 20 ml, मूर्छित तिल तेल 20 ml और गोघृत 50 ml डाल करके वस्ती बनाई जाती है। ये बाजीकरण वस्ती है। इट शुड बी गिवन डेली फॉर 8 days, 16 days, 20 days। इसमें भी अनुवासन तो इसमें दे सकते हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि अनुवासन ऑफ द शतावरी कैन बी गिवन इन बिटवीन। लास्ट है युक्त रथ वस्ती, ये कभी भी दे सकते हैं, किसी भी व्याधि में कभी भी दे सकते हैं। इसका कोई, आप रथ में सवार हैं, गाड़ी में जा रहे हैं या बाहर कहीं जाना है तो भी आप दे सकते हैं। इसमें वचा, पिपली, एरंडमूल, यष्टि मधु, मदन फल, तिल तैल, मधु और सैंधव। प्रिपेयर क्वाथ 300 ml, फिर तिल तैल डाला, मधु सैंधव मिलाकर के विधिवत वस्ती तैयार की अकॉर्डिंग टू क्लास 6। और दिस वस्ती कैन बी यूज्ड इन एनीवेयर रथस्वेप च युक्तेषु हस्तस्वे चापि कल्पते यस्मात् न प्रसिद्धो तो वस्ती युक्त रथा स्मृता, इसलिए इसका नाम युक्त रथ वस्ती है। वचा मधुक तैलम च क्वाथा एरंडमूलजाः फलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्ध सैंधवस्य फलेन केन संयुक्ता। तो इस विधि पूर्वक इस वस्ती को आपको बनाना चाहिए। तो इस तरीके से ये वातव व्याधियों में भी बहुत ही उपयोगी वस्ती है। ऐसी ये छोटी छोटी वस्तियां हैं, और अगर आप एक बार देना प्रारंभ कर देंगे आपको लाभ प्राप्त होगा, पेशेंट आपकी जय जयकार करेगा। तो इन वस्तियों का प्रयोग निसंदेह आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के व्यापक होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने आमंत्रित किया, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। कुछ मैंने आप सबके सामने अपने विचार रखे, आशा है आपको पसंद आया होगा। सबको बहुत बहुत याद आएगी, तो कैसे क्या करेंगे, इसलिए थ्योरेटिकल बताना जरूरी है, और फिर हमने एक्सपीरियंस बेस पे आपके सामने रखे। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपने ये पीपीटी प्रिपेयर किए सर, बहुत अच्छी हुई। आप हमारे गुरु है, 12 साल पहले भी आपने जो हमको सिखाया, आज भी उतने ही एंथुसियाज्म से आज हमको आप बता रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, फीमेल इनफर्टिलिटी में कौन सी वस्ती ज्यादा उपयोगी है? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं अपना बताता हूँ। हमारे बॉम्बे में ऐसे केस मैंने कम से कम 20 केस ठीक किए हैं। पहले तो संशोधन कराइए, बिना संशोधन के उत्तर वस्ती का लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब आभ्यंतर स्नेहपान प्रारंभ करते हैं तब से आप सोचना चालू करिए कि हम स्ट्रेटेजी काम कर रहे हैं। इसलिए आभ्यंतर स्नेहपान आप पंचतत्व या त्रिफला से ना करें, फलघृत तैयार करें, फलघृत के माध्यम से करें, या कुटज और गंभारी, ये गर्भाधान के लिए बहुत उपयोगी द्रव्य हैं, इनसे सिद्ध करके घर तैयार करें। तो वैसा आभ्यंतर स्नेहपान, फिर वमन कराएं,
वमन भी कराएं तो औषधियों का चयन करें कि वमन औषधि कहाँ, वामक औषधि कौन सी। वो 1 भाग सैंधव, 2 भाग वचा, 4 भाग पिपली, मदन, ये भूल जाइए। चरक ने जो बताया है सब में अलग अलग कल्प बताए। तो इस प्रकार शोधन कराइए। शोधन कराने के बाद फिर उत्तर बस्ती कराइए। उत्तर बस्ती के लिए मैंने बताया कि ऋतुकाल में बस्ती दी जाती है। जब ऋतुकाल खत्म हो जाता है तो 16 दिन का जो पीरियड होता है उसमें बस्ती दी जाती है। और उस समय क्या है, विकास अधिक होता है, सर्विस का विकास अधिक होता है, और इसलिए बस्ती आसानी से हम दे सकते हैं। एक चीज, और इसका 3-3 दिन का प्रमाण है। 3 दिन आज, 3 दिन आज दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए। मान लीजिए आज एमसी बंद हुआ तो कल से चालू करिए, तो कल, परसों, नरसों 3 दिन, और 3 दिन गैप कर दीजिए, फिर 3 दिन दीजिए, और 3 दिन फिर गैप कर दीजिए। ऐसे 3 कोर्स करना है। तो लगभग 16-17 बस्तियां दिन लग जाता है। द्रव्यों में मैंने जैसे बताया कि अगर स्नेह बस्ती देना है, पहले तो स्नेह बस्ती देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए फल घृत बस्ती बहुत अच्छी है, वो आप उसको दीजिए। मात्रा इसकी आप 50 से 100 ml तक दे सकते हैं। गर्भाशय घृत बस्ती में जो है उसकी मात्रा ज्यादा है, 8 तोला बताई गई है। अब 8 तोला का आप लगा लीजिए कितना होता है, लेकिन फिर भी 100 ml तक आप दे सकते हैं, और देने की विधि मैंने बताई। और क्वाथ की बस्ती जो है कोटज और गंभारी, कोटज और गंभारी, इनका काढ़ा बना करके विधिवत जैसी बस्ती दे, लेकिन मात्रा का ध्यान रखिए, मात्रा ज्यादा नहीं देना है। और अगर घृत नहीं दे रहे हैं तो आप दशमूल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दशमूल तेल भी गर्भाधान के लिए बहुत अच्छा है। तो ये प्रक्रिया यदि करते हैं तो निश्चित रूप से गर्भधारण होता है। हाँ, बशर्ते कोई और विकृति ना हो। आप स्पर्म की और बाकी जांच करा लीजिए, अगर वो विकृति नहीं है तो निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑडियंस की ओर से कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा, ऑडियंस की ओर से हो तो लास्ट में, अभी जब भी आपकी इच्छा हो। एक क्वेश्चन फेसबुक पे है, उत्तर बस्ती अगर मेल्स में जैसे लो स्पर्म काउंट या नील स्पर्म काउंट है, उसमें क्या रिजल्ट्स हैं? ये फेसबुक से एक डॉक्टर का क्वेश्चन है। देखिए, अगर पूरी तरह से स्पर्म मोर्टेलिटी नहीं है, अगर इजोफर्मिया है, बिल्कुल है ही नहीं है, तब तो बड़ा मुश्किल है, हम ठीक करना मुश्किल है। लेकिन मोर्टेलिटी कम हो, जैसे 8 हो, 10 हो, 5 हो, तो मोर्टेलिटी को बढ़ाया जा सकता है। और औषधियां वही रहेंगी जो मैंने बताई हैं आपको, अश्वगंधा, सफेद मूसली, बबूल फली और केवाच बीज, इनका करके और बस्ती दे, निश्चित रूप से आप बन्नत होंगे। मात्रा का ध्यान रखें, 2 तोला से मात्रा ज्यादा नहीं देना चाहिए, यानी 20 ml से 30 ml तक ये मात्रा देना चाहिए, और इससे निश्चित लाभ होगा। पर मैंने बताया ना, पूर्णतः यदि निष्क्रिय है तो मुश्किल है जरा। Any other query, madam? Yes, ma'am. Role of Madan Phal in Niru Basti. I have to ask, sir. Nigam, sir. जी Sir, role of Madan Phal in Niru Basti. बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, निरूह का मतलब सदोष निहड़ा शरीर दोषा, जो शरीर से दोषों को बाहर निकाले। तो निरूह किसको कहेंगे और आस्थापन किसको कहेंगे, ये जरा आप स्टूडेंट लाइफ में लौट जाइए जरा, मैं हमेशा ही बताता हूँ। निरूह का मतलब होता है जिसमें उष्ण तीक्ष्ण औषधियां पड़ी हों, उसमें मदन फल आता है, कुटकी है, मदन फल, कुटकी, एरंडमूल, त्रिव्रत, निशोथ आदि, ये तीक्ष्ण द्रव्य, गोमूत्र, यवक्षार, ये पड़े हो, उसको निरूह बस्ती कहते हैं। तो जिस प्रकार जो मदन फल का कार्य क्या है, तत्रोष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म विवायु विकासीन स्ववीरेण हृदय में उपस्थित धमनी अनुसृत स्थूलाणु स्रोतोभ्यः केवलम शरीरगतम दोष संघातम आग्नेयत्वाद विसेंद्रिय तीक्ष्ण, ये जो कार्य जो वामक में होते हैं वही कार्य वो वहां भी करता है। क्योंकि उसके उष्ण तीक्ष्ण गुण होते हैं तो वहां लेखन का कार्य अच्छा करता है, दोषों को बाहर निकालता है। क्योंकि सिर्फ मदन फल की तो हम बस्ती देते नहीं है निरूह, उसमें अनेक द्रव्य होते हैं, ठीक है ना। तो उद्देश्य यही है कि हम तीक्ष्ण द्रव्य देवें ताकि दोषों का निष्कासन अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। जबकि आस्थापन में वय स्थापना, आयु स्थापना, व स्थापना, वहां ऐसे द्रव्य देते हैं जो निरूहकारी न हो, जैसे मुलैठी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, शतावरी है। तो ऐसी अवस्था में यदि एक मुहूर्त के अंदर भी ये बस्ती वापस ना आए तो भी श्रेष्ठ है। निरूह को आना चाहिए विद इन 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन आस्थापन बस्ती यदि रुक जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें यापन बस्ती है, सिद्ध बस्ती है, वो आस्थापन बस्ती कहलाती है। थैंक यू सर। ओके, क्वेश्चन हो रहा है यूटेराइन फाइब्रॉइड में
एक फेसबुक पे डॉक्टर है, उनका क्वेश्चन है यूट्राइन फाइब्रॉइड के केसेस में कौन सी वस्ती? हाँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। यूट्राइन फाइबर जो सिस्ट हो जाते हैं या फाइब्रॉइड हो जाते हैं, उसमें ब्लीडिंग और पेन मिल सकता है कई बार, और इसमें मैं आपको एक वस्ती बताता हूँ, उसका आप प्रयोग करिएगा। इसमें वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, तृणपंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, ये 100 ग्राम द्रव्य हो गया। इसमें 1200 ml पानी डालिए, 300 ml शेष रहने तक पका लीजिए। अब इस 300 ml काढ़े में त्रिफला घृत 50 ग्राम, गोमूत्र 50 ग्राम, देन सेंधव 5 ग्राम, यवक क्षार 10 ग्राम, ये वस्ती विधि पूर्वक बना करके आप विधि पूर्वक वस्ती देवें। शुरू में सहचर वस्ती के अनुवासन वस्ती दे दें और लास्ट में सहचर की अनुवासन वस्ती 30 ml की मात्रा में, और फिर लगातार यही वस्ती देवें। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट इसके प्राप्त होंगे। आभ्यंतर चूर्ण के रूप में मैं एक योग देता हूं, उसमें मकोय, गोक्षुर, ककड़ी और शतावरी, इनका बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए और एक एक चम्मच दिन में 3 बार दीजिए खाली पेट में फाइब्रॉइड में। और साथ में जो आप देते हैं कांचनादि गुगुल, गोक्षरादि गुगुल, इनका भी प्रयोग आप बीच बीच में करें। लेकिन वस्ती का प्रयोग, और वस्ती के पहले यदि विरेचन करा दें तो लाभ ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर विरेचन दे दिया जाए और फिर वस्ती लगाई जाए तो निश्चित रूप से लाभ ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप विरेचन करा दें पहले और फिर ये वस्ती का सेवन कराएं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन पेशेंट को काउंसलिंग करें कि 7 वस्ती में लाभ नहीं होगा, लगभग कम से कम 20 वस्तियां जरूर दीजिए, और पेशेंट को समझाइए कि इसके इफेक्ट 20 दिन के बाद नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए आचार्यों ने परिहार काल डबल बताया है। यदि आपने 20 वस्ती दी है तो 40 दिन इंतजार करिए, फॉलो अप है, तब उसके रिजल्ट आते हैं। ये पेशेंट को काउंसलिंग करके आप देंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर।